बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 20 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार साइटेडनेस, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो फार साइटेडनेस, इससे पहले हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर नियर साइटेडनेस का टॉपिक पढ़ा था। तो अब जो फार साइटेडनेस है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो ये है, फार साइटेडनेस ऐसी आँख जो दूर की चीज़ को क्लियर देख लेती है, फार साइटेड है, यानी वो दूर की चीज़ को क्लियर देखती है। तो साफ ज़ाहिर है, जब दूर की चीज़ को वो क्लियर देखेगी तो फिर वो नज़दीक की चीज़ को क्लियर नहीं देख सकती। जिस तरह नियर साइटेडनेस था, तो नियर साइटेडनेस जो है उसके अंदर क्या था कि नज़दीक की चीज़ क्लियर थी तो दूर की क्लियर नहीं थी। और यहाँ जो फार साइटेडनेस है तो दूर वाली चीज़ क्लियर होगी लेकिन नज़दीक की चीज़ वो क्लियर आँख नहीं देख पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका डिफ़ाइन फिर कुछ इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन जो है आम तौर पर इसके 3 पार्ट्स बनते हैं बेटा। व्हाट इज़ फार साइटेडनेस, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फार साइटेडनेस, हाउ दिस डिफेक्ट इज़ करेक्टेड, कि ये डिफेक्ट ठीक कैसे होता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। आम तौर पर अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो ये इस तरह से लिखेंगे और ये फिगर वगैरह भी बनाएंगे, और अगर ये शार्ट में आ जाए तो फिर आम तौर पर ये पहला पार्ट और ये तीसरा पार्ट आता है। ये रीज़न वाली बात जो है वो आम तौर पर पूछता नहीं है। तो फार साइटेडनेस याद रख लें, ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब है दूर की चीज़ क्लियर। तो जब दूर की चीज़ क्लियर होगी तो ये तो नुक्स नहीं है ना, तो नुक्स क्या होगा, नज़दीक की चीज़ जो है वो नज़र ना आए। तो द डिसएबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म अ शार्प इमेज या क्लियर इमेज या डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। जो ये 3 लफ्ज़ हैं, यहाँ पे मैंने जानबूझकर शार्प लिखा है, बुक के अंदर यहाँ पर डिस्टिंक्ट का लफ्ज़ मौजूद है और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, डिस्टिंक्ट को डिस्टेंट लिख देते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर शार्प लगा दिया कि बच्चे भूल ना जाएं। तो टू फॉर्म अ शार्प इमेज, क्लियर इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना, कि जो आँख का रेटिना है तो उसके ऊपर नज़दीक वाले जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आँख दूर की चीज़ को क्लियर देख लेती है, नज़दीक की चीज़ को क्लियर नहीं देख पाती। रीज़न को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर आप आ जाएं, फिगर से थोड़ा समझ लें बात को, ताकि फिर हम वहाँ पढ़ेंगे तो बात बनेगी। देखें भाई, बात यह है कि यहाँ पर वो मुकम्मल सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से बस मैंने रेटिना शो कर दिया है। और ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ये आँख का लेंस है बेटा, इसके सैलरी मसल्स हैं। असल में ये यूँ गोल सर्कल होगा वगैरह, जिसका ये रेटिना है। इसमें जो सैलरी मसल्स होते हैं, आपको याद होगा मैंने जब पावर ऑफ अकोमोडेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन और थे कि जी नज़दीक के जिस्म के लिए आँख का लेंस क्या करता है, उसको कैसे अकोमोडेट करता है, और दूर वाले बॉडी को वो कैसे अकोमोडेट करता है। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन का टॉपिक ज़रूर आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि फिर आपको आसानी से बात समझ आ जाए। मैं दोबारा बहरहाल रिवाइज़ कर देता हूँ, लेकिन बेहतर यही है अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो फिर वही टॉपिक पहले ज़रूर सुन ले, देख भी ले।
देखें बेटा, बात ये होती है कि मैंने कहा था कि जब नज़दीक की चीज़ होती है ना, तो नज़दीक की चीज़ के लिए जो सैलरी मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो सैलरी मसल जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अब सोचें ये वाले मसल इधर खींचेंगे, ये वाले इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, तो एज ए रिज़ल्ट जो लेंस होगा ना वो थिक हो जाएगा। तो जब लेंस थिक होगा उसका कर्वेचर बढ़ेगा, कर्वेचर बढ़ेगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो जो सही आँख होती है तो नज़दीक के जिस्म के लिए जो है वो 25 होता है, 25 का डिस्टेंस होता है जिसको हमने नियर पॉइंट कहा था। तो नियर पॉइंट 25 के ऊपर जो है वो तस्वीर सही सही आँख देख लेती है। अगर हम उस डिस्टेंस को, ये 25 है, नियर पॉइंट का मतलब 25, तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हो ना तो इसका इमेज ये सही सही बनेगा रेटिना के ऊपर। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से यहाँ ले आएँ तो यहाँ पर जब ले आते हैं, तवज्जो कीजिएगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को, ये 25 था तो 25 के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन हमने 25 की बजाय उसको हम लेकर आ गए 10 के ऊपर, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के ऊपर लेकर आ गए, तो अब सैलरी मसल्स जो हैं वो बेचारे और ज़ोर लगाते हैं, और ज़ोर लगाते हैं। देखें ये अर्ली 20s 20 साल की उम्र वाले बच्चे, उनके लिए ये मसला होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 क्लास में पढ़ते हैं, 3 क्लास में पढ़ते हैं, आप उनको देखें, अक्सर हम लोग उन्हें रोकते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं, जो है ना, सोकर या उल्टा सो जाते हैं और किताब अपने सामने यहाँ कर लेते हैं, आँखों के बिल्कुल नज़दीक किताब कर लेते हैं और वो किताब वहीं बहुत क्लोज करके पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि उनके सैलरी मसल्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो इस लेंस को, आई को वो थिक बना देते हैं और जितना बॉडी नज़दीक आएगा इसका मतलब है उसका फोकल पॉइंट और नज़दीक आना चाहिए ताकि वो उसको सही तरह से फोकस कर सकें। तो उनकी जो आई लेंस होता है वो बड़ा ताकतवर होता है छोटे बच्चों का। बहरहाल तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आम रूटीन में बहरहाल 25 के ऊपर ये काम होता है, लेकिन जब ये 10 के ऊपर आ जाता है तो आँख के जो सैलरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होकर फुल ज़ोर लगाते हैं कि भाई हम जो है अपना ये जो फोकल पॉइंट है वो नज़दीक करें। और ये मैंने पहले भी बताया था कि भाई अपना एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि भाई ये, सॉरी पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जब ज़ोर लगा लेते हैं तो इतना ज़्यादा फोकल लेंथ कम नहीं कर पाते कि जितनी कम करनी चाहिए थी। तो जितनी कम करनी चाहिए थी ना फोकल लेंथ उतनी कम नहीं हो पाती। तो एज ए रिज़ल्ट फिर क्या होता है कि उसका जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना के अंदर, बिहाइंड द रेटिना वो इमेज बन जाता है। और जब बिहाइंड द रेटिना इमेज बनता है तो आँख को वो इमेज जो है वो ब्लर्ड, धुंधला नज़र आता है। फिर आँखों को भी तकलीफ़ होती है और दिमाग को भी तकलीफ़ होती है और आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका इलाज फिर क्या करना चाहिए? चूँकि ये बात सुन लें, इसका इलाज फिर ये होगा, क्योंकि इसके अंदर, इस आँख के अंदर जो है वो दूर की चीज़ अब वो देख लेती है, नज़दीक की चीज़ नहीं देख लेती। तो फिर ये कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं उसके इलाज के तौर पर। तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा, याद रख लें, यही ऑब्जेक्ट ये कन्वेक्स लेंस के 5वें केस के अंदर इसको हम रखेंगे बिटवीन द एफ प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के 5वां केस होगा जो हमने पीछे 5 केसेस को डिस्कस किया था। तो और आपको याद होगा कि जो 5 केसेस थे तो उसके अंदर 5वें केस में जो कन्वेक्स लेंस है
ये काम करता है बतौर सिंपल माइक्रोस्कोप, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो ये सामने बन गया 25 के ऊपर, ये नियर पॉइंट है बिल्कुल उसके नीचे, तो नियर पॉइंट ऑफ फार साइटेड आई। तो इस तरह अब आँख को ये चीज़ नज़र नहीं आती, आँख को, इस आँख को ये नज़र आ रहा होता है। और ये सारी बातें मैं सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में भी पूरा लेक्चर मैंने दिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, वहाँ मैंने डिटेल से बतला दिया था। आज के लेक्चर में असल में कुछ बातें वो हैं जिनका ताल्लुक़ पावर ऑफ कम्युनिकेशन के साथ है, और कुछ बातें वो हैं जिनका ताल्लुक़ सिंपल माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर के साथ है। और ये दोनों लेक्चर 30-30 मिनट के हैं, तो साफ ज़ाहिर है 1 घंटे का लेक्चर इसके ऊपर पहले हो चुका है। तो अब सारी बातें दोबारा ना तो दोहराई जा सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि उनको एक मर्तबा देखकर फिर यहाँ समझें, इंशाल्लाह तो समझ आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये 5वां केस होगा, और ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शो करवाएगा। और आँख के लिए साफ ज़ाहिर है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि नियर, ये फार साइटेड वाला जो है दूर वाली चीज़ को सही देख लेता है। तो ये फिर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट नज़दीक आ चुका था तो वो दूर चला गया। तो एज ए रिज़ल्ट जब ये यहाँ पर बन गया तो फिर ये इमेज जो है रेटिना के ऊपर बन जाती है। तो यहाँ आगे रेटिना के बिहाइंड बनने के बजाय रेटिना पर इमेज बन जाती है, और आँख को और दिमाग को तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। गुज़िश्ता दिनों एक आध बच्चे ने सवाल किया था कि सर ये इमेज तो उल्टे बन रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे सामने सीधा है, इमेज उल्टा बन रहा है। उस बच्चे ने सवाल ये किया था कि सर अगर इमेज उल्टा है तो फिर हमें सामने वाली चीज़ें उल्टी नज़र आनी चाहिए, तो हमें वो चीज़ें उल्टी नज़र क्यों नहीं आती, बल्कि हम जिस चीज़ को देखते हैं वो तो हमें सीधी नज़र आती है, जबकि यहाँ रेटिना के ऊपर तो वो उल्टी बन रही है। तो ये क्या मसला है? तो भाई इसका जवाब सिंपल ये है कि आप, ये वैसे चीज़ बायोलॉजी की है। मैं सिंपल आपको बता दूं कि ये रेटिना के साथ जहाँ ये इमेज बनती है ना रेटिना के ऊपर, तो यहीं से आगे नर्व जा रहे होते हैं दिमाग की तरफ। तो दिमाग का जो सेंसेशन है ना वो इस उल्टी चीज़ को सीधा कर देता है, और वो कैसे करता है इसकी तफसील बायो वाला टीचर आपको बतला सकता है। बस इतनी बात आप याद कर लें कि ये उल्टी तस्वीर दिमाग उसको सीधा कर देता है, ठीक है। यही वजह होती है, मैं वैसे आपको एक टोटका बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ तक ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अपनी सेंस बात कर रहा हूँ, अपनी सेंस में बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी बंदे को यहाँ पर पीछे डंडा लगे, ठीक है, तो उस वक्त वो बेहोश हो जाता है, फिर गिर पड़ता है। तो अगर वो जब सीधा होता है, वो जब ठीक हो जाता है, तो उसको वो जब अपना वक्त याद करता है तो उसको महसूस ये होता है कि जैसे ही मुझे यहाँ पर डंडा लगा था और वो थोड़ी देर के लिए बेहोशी के आलम में चला गया, तो वो जो दिमाग के जो नर्व थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तो जितनी चीज़ें उस वक्त उस लम्हे वो देखता है तो वो चीज़ें उसको उल्टी नज़र आती हैं। तो कहना का मकसद ये है कि यहाँ चीज़ बनती उल्टी ही है, लेकिन इसको दिमाग सीधा करके दिखाता है। और जब दिमाग के ऊपर इस चोट पड़ गई तो दिमाग ने अपना काम करना छोड़ दिया। तो अब उस थोड़े से लम्हे के लिए जो चीज़ें हैं, जो बंदे को अगर थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ चीज़ याद भी रहे तो वो लगता है कि यार चोट लगने से तो मेरे सामने जो चीज़ें थीं वो उल्टी घूम रही थीं, उल्टी थीं, घूम रही थीं वगैरह, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर। ये सारा चक्कर वही है कि दिमाग सही तरह से काम जब नहीं करता तो फिर वो चीज़ जैसे उल्टी बनी हुई है तो वो हमें उल्टी ही नज़र आती है। बहरहाल तो ये सारी बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब हम मज़ीद रीडिंग कर लेते हैं, रीज़न की तरफ आते हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखें मैंने आपको ये समझा दिया है, व्हेन अ फार साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक held closer than the near point,
एक बुक, ये ऑब्जेक्ट से मुराद बुक है, ये नियर पॉइंट से क्लोजर हेल्ड किया हुआ है। व्हेन अ फार साइटेड आई ट्राइज, कोशिश करती है, टू फोकस ऑन अ बुक, कि वो बुक के ऊपर फोकस करे। हेल्ड क्लोजर, ऐसी बुक जो हमने पकड़ी हुई है। क्लोजर देन द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट से नज़दीक हमने रख दी, 25 की बजाय 10 पर रख दिया। इट शाल 10 इट्स फोकल लेंथ, तो ये जो आई है, ये जो लेंथ है ना, ये आई जो है ये अपनी फोकल लेंथ को शार्ट करने की कोशिश करती है। और इसका यही मतलब है कि ये जो सैलरी मसल्स हैं कंट्रैक्ट होंगे, ये थिक होगा, तो जूं ये थिक होगा तो फोकल लेंथ जो है वो शार्ट होती चली जाएगी। तो इट शार्टन्स इट्स फोकल लेंथ एज मच एज इट कैन, कि जितना ये आँख कोशिश कर सकती है कि वो इस फोकल लेंथ को शार्ट करे, तो उतना शार्ट करती है और ये थिक से थिक होती चली जाती है। बट लेकिन हाउएवर इवन एट इट्स शॉर्टेस्ट, हत्ता कि जो जितना कम से कम वो हो सकती है ना, उसके बावजूद भी द फोकल लेंथ इज़ लॉन्गर देन इट शुड बी, तो जितना फोकल लेंथ कम होनी चाहिए थी उतनी फोकल लेंथ कम नहीं हो सकती, बल्कि फोकल लेंथ अब भी वो ज़्यादा होती है। द फोकल लेंथ इज़ लॉन्गर देन इट शुड बी, तो जितनी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए थी वो उतनी फिर भी नहीं हो पाती, और फोकल लेंथ उससे फिर भी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा होती है तो फिर एज ए रिज़ल्ट जो इमेज है वो रेटिना के अंदर बन जाता है। देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म अ ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। ये अब उम्मीद काफ़ी है, जो रीज़न है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। करेक्शन, अब इसको ठीक कैसे करेंगे? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ अ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का काम ये है कि भाई ये पांचवा केस होगा, मैंने बताया था, दिस ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन एफ प्रिंसिपल, इसका जो फोकस पॉइंट यहाँ होगा, तो फोकस पॉइंट यहाँ पर फोकस पॉइंट है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये पांचवा केस बनता है। तो पांचवें केस का इमेज फिर यहाँ सामने बना है, इसी यही इमेज फिर आँख को नज़र आएगा। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ अ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस। द लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज, ये जो लेंस है ना रिफ्रैक्ट करता है लाइट रेज, एंड दे कन्वर्ज, और ये जो रेज हैं वो कन्वर्ज होते हैं टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। और ये रेज यही वाला ये इधर से आती हुई इस जगह पर बन जाती हैं। तो ये इसकी करेक्शन है, वो उसकी रीज़न है, वो उसकी डेफिनेशन है। तो इसके साथ ही बेटा आपके जो चैप्टर की थ्योरी है वो आज इख्तिताम पजीर हुई। तो बाकी इसकी जो है वो अलग अलग एक्सरसाइज रहती है, MCQs हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाले 1-2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो बहरहाल आज आपके जो है वो 10 लेक्चर हो गए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।